नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी विक्रांत पर। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला चालू करेंगे जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न हैं उन्हें सम्मिलित कर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं 29 सितंबर 2018 को जेएलपीटी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश शासन द्वारा आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? प्रश्न का सही आंसर होगा 1987। जानते हैं मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान के बारे में, जिसकी स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश आपदा प्रबंधन संस्थान के अध्यक्ष होते हैं, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उस शहर का नाम बताइए जहां प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? भोपाल में। किंतु यदि प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में वर्ष 2021 से राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम बताइए। तो रानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती मनाने हेतु निर्मित किए गए यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल। जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल के बारे में, जो मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जो भारतीय मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। ठीक है, जिसे संक्षिप्त रूप से हम वीटी यानी कि विक्टोरिया टर्मिनल और सीएसटी यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनल, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 2004 में अपनी सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम बताइए। तो आधिकारिक शुभंकर प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम वन्य जीव रिजर्व का नाम है कान्हा टाइगर रिजर्व। जानते हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो मंडला जिले में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है, जिसे 1933 में अभ्यारण्य 1955 राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कान्हा टाइगर रिजर्व को वर्ष 1973 में शामिल किया गया। दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बंजर और हेलन घाटी स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में ही बामनी दादर नामक एक रमणीय स्थान है, जो काफ़ी मनोरंजन का केंद्र है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत साल वृक्ष के 2 विशाल ठूंठ है, जिन्हें राजा रानी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा आप फोटो में देख रहे हैं, ये है मध्य प्रदेश की आन बान शान, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। ठीक है, और यही है शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा। अगला प्रश्न है, मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए बिजली सब्सिडी देने हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा 2018 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? संबल योजना। जानते हैं संबल योजना के बारे में। संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2018 में शिवराज सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में संबल योजना की शुरुआत की गई थी। किंतु शिवराज सरकार के बाद जब कमलनाथ सरकार अस्तित्व में आई, तो उन्होंने संबल योजना का नाम नया सवेरा योजना कर दिया। पुनः जब शिवराज सरकार कमलनाथ सरकार के हटने के बाद अस्तित्व में आई, तो इन्होंने 5 मई 2020 को 5 मई 2020 को संबल योजना, जिसका परिवर्तित नाम क्या था? जिसका परिवर्तित नाम हुआ था नया सवेरा, पुनः नया सवेरा का नाम बदलकर कर दिया मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। ये बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था? तो 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची में, जिसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के प्रस्तावों को अपनाया गया था। जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। किसने करी थी? एलन ऑक्टेवियस ह्यूम ने करी थी। प्रथम अध्यक्ष उमेश चंद बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करते हैं तो प्रथम महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट, जिनके द्वारा वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, जिनके द्वारा वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने करी थी? डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 2018 में कालिदास सम्मान किसे प्राप्त हुआ था? तो एंजली इला मेनन को प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय कालिदास सम्मान के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 1980 में इसकी स्थापना की गई थी,
4 क्षेत्र में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान दिया जाता है, जिसके अंतर्गत शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, रंगमंच और लोक कला को शामिल किया जाता है। ठीक है। वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो 2 लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं जिन्हें राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ। एक हैं पंडित भजन सोपारी और दूसरे सुश्री शांता वीपी धनंजयन। इन्हें वर्ष 2020 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। 2021 के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो इस 2021 में भी 2 लोगों को प्राप्त हुआ है। पंडित वेंकटेश कुमार जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, जिनका संबंध जयपुर से है, और सुश्री अश्विनी भिड़े देश पांडे जो शास्त्रीय संगीत से संबंधित है और जिनका संबंध मुंबई से है। इन्हें वर्ष 2021 का राष्ट्रीय कालिदास सम्मान प्राप्त हुआ है। दोस्तों, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान में पुरस्कार स्वरूप 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। दिल्ली में स्थित कमल मंदिर, लोटस मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का पवित्र स्थल है? तो दिल्ली में स्थित कमल मंदिर बहाई धर्म से संबंधित है। ठीक है, यह आपको याद रखना है। आप देख रहे हैं, यह है कमल मंदिर जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, 2017 में मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था? तो मध्य प्रदेश के किस हिस्से में दुनिया का सबसे पुराना शैवाल जीवाश्म खोजा गया था? तो वो है चित्रकूट। चित्रकूट कहाँ है? सतना जिले की एक नगर पंचायत है चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट में ही तुलसी संग्रहालय है। कामतगिरी भी कहाँ है दोस्तों? चित्रकूट में स्थित है। महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय भी कहाँ पर है? तो ये भी चित्रकूट में स्थित है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए चित्रकूट कहाँ स्थित है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर चित्रकूट स्थित है। चित्रकूट जिला भी है, तो चित्रकूट जिला कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। मध्य प्रदेश राज्य में राज्य आनंद संस्थान के सामान्य निकाय के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न का सही आंसर होगा राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। दीप से दीप जले के रचयिता कौन है? दीप से दीप जले के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी। जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, जिनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को कहाँ पर हुआ था? नर्मदापुरम जिले के बाबई ग्राम में। नर्मदापुरम जिला, जिसे पूर्व में होशंगाबाद जिला कहा जाता था, किंतु 8 फरवरी 2022 को, कब? 8 फरवरी 2022 को होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर नर्मदापुरम जिला कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। बात करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं की, तो इनकी रचनाएं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणुलो गुंजे धरा, बिजुरी काजल आज रही आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। इसके साथ ही कृष्ण अर्जुन युद्ध, साहित्य के देवता, समय के पांव, अमीर इरादे, गरीब इरादे आदि इनके प्रमुख गद्यात्मक कृतियाँ हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था वर्ष 1955 में। इसके ठीक 8 साल बाद वर्ष 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखते अगला प्रश्न है, भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक लक्ष्य है? तो भारत सरकार और आरबीआई के बीच मौद्रिक नीति ढांचे पर समझौते का लक्ष्य है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। तरीके से समझ सकते हैं कि जब मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है तो उसे मुद्रास्फीति कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। जैसे मुद्रास्फीति का सीधा संबंध किससे होता है? तो मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई से होता है। यह आपको याद रखना है। इसके साथ ही कई एग्जाम में पूछा गया है कि मुद्रास्फीति होने पर किसे लाभ होता है, किसे हानि होती है। तो ऋणी, ठीक है, ऋणी हो गया, उद्यमी हो गया, किसान हो गया, ये 3 हैं, इन्हें लाभ होता है। और जो देनदार है, जिन्होंने लोन दिया है, उसे हानि होती है। और जिसने लोन लिया है, ठीक है, उसे क्या होता है? लाभ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के मेट्रो मैन के रूप में जाना जाता है? प्रश्न का सही आंसर है श्री ई श्रीधरन। कौन है भारत के मेट्रो मैन? कौन कहलाते हैं? तो श्री ई श्रीधरन भारत के मेट्रो मैन कहलाते हैं। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं भारत के मिसाइल मैन सभी जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। ठीक है, मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो टेसी थॉमस को भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बेरेन द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? तो बेरेन द्वीप भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जानते हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं दोस्तों,
यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, जिसमें सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, उसके मध्य में, उसके नीचे मध्य अंडमान, उसके नीचे आएगा दक्षिणी अंडमान, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर है जो कहाँ पर है, दक्षिण अंडमान के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। डुकन पास कहाँ स्थित है, यह है डुकन पास, ठीक है। डुकन पास कहाँ है, तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है डुकन पास, ठीक है। यदि यदि प्रश्न पूछ लिया जाए दोस्तों कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करती है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार द्वीप से अलग कौन करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह आपको याद रखना है कि 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है, 10 डिग्री चैनल करता है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं दोस्तों, जैसा कि एक मिनट ये साफ कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है स्वराज द्वीप, ठीक है, ये है स्वराज द्वीप, जिसे पूर्व में हेवलॉक द्वीप कहा जाता था। इसके नीचे है शहीद द्वीप, ठीक है, जिसे नील द्वीप कहा जाता था। तो प्रश्न व्यापम में कई बार पूछा गया है कि नील द्वीप किसे कहते हैं, तो शहीद द्वीप को नील द्वीप कहते हैं। और स्वराज द्वीप किसे कहते थे, स्वराज द्वीप का पुराना नाम क्या है, पूर्व नाम क्या है, तो हेवलॉक जो द्वीप है उसे स्वराज द्वीप कहते हैं। नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बेरन आइसलैंड, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में चार मीनार स्थित है। आप सभी जानते हैं हैदराबाद, भारत के हैदराबाद शहर में चार मीनार स्थित है। ये चार मीनार दोस्तों, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, चार मीनार, जिसकी स्थापना वर्ष 1591 में किसके द्वारा की गई थी, तो कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। दोस्तों जो चार मीनार है, ठीक है, ये चार मीनार, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो प्रत्येक मीनार की ऊंचाई है 48.7 मीटर। 48.7 मीटर प्रत्येक मीनार की ऊंचाई है। एक भारतीय सेना द्वारा एक ऑपरेशन पोलो चलाया गया। कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद को भारत में सम्मिलित किया गया। तो एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सबसे पहले तो ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद से है, ठीक है। और कब चलाया गया था, वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन के द्वारा मध्य प्रदेश में भारत के प्रथम एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। जानते हैं स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में। स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार की योजना है, जिसकी शुरुआत 25 जून 2015 से की गई है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत दोस्तों मध्य प्रदेश के 7 जिलों को शामिल किया गया था, जिसमें से इंदौर है, उज्जैन है, भोपाल है, ग्वालियर है, जबलपुर है, सतना है और सागर जिले शामिल है। कितने जिले, 3 और 3 6 और 1 7 जिले। स्मार्ट सिटी मिशन वर्ष 2015 की जो केंद्र सरकार की योजना है, उसमें मध्य प्रदेश के 7 जिलों को शामिल किया गया था। कौन कौन, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना और सागर। देखते अगला प्रश्न है, बाण सागर बांध परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त उद्यम नहीं है। छत्तीसगढ़ जो राज्य है बाण सागर योजना के अंतर्गत नहीं आता है। बाण सागर योजना के अंतर्गत 3 राज्यों को शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल है। देखते हैं बाण सागर परियोजना के बारे में। बाण सागर परियोजना की आधारशिला किसने रखी थी दोस्तों, तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई के द्वारा बाण सागर परियोजना की आधारशिला रखी गई थी, जिसका कार्य वर्ष 1978 से प्रारंभ हुआ। 25 सितंबर 2006 को बाण सागर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। बाण सागर योजना के अंतर्गत बाण सागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोन में सोन नदी पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है बाण सागर बांध, तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोन में सोन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, या सोन नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं बाण सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 67 मीटर यानी 67 मीटर बाण सागर बांध की जो है ऊंचाई है। परियोजना का लाभ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से प्राप्त होता है। बाण सागर परियोजना का लाभ किन किन राज्यों को प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। बाण सागर परियोजना में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 405 मेगावाट जो है बाण सागर परियोजना में विद्युत उत्पादन क्षमता है। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है, तो पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज जो है पश्चिम बंगाल के अंदर कोलकाता है, कोलकाता के अंदर हावड़ा ब्रिज स्थित है दोस्तों, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ है,
तो हुगली नदी पर बना हुआ है। ये है हावड़ा ब्रिज, ठीक है, और ये है हुगली नदी जो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। जानते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है, जिनका संबंध टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस से है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या है 295, यानी कि 295 विधानसभा सीटें जो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है स्मार्ट सिटी मिशन को वर्ष खालिस्तान में शुरू किया गया। अभी पूर्व में भी हम चर्चा कर चुके हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन केंद्र सरकार की योजना है, जिसे कब शुरू किया गया था, तो वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है किस मिशन का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। प्रश्न का सही आंसर होगा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। दोस्तों राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत ही चरणबद्ध तरीके से शहरी बेघर लोगों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना था, ठीक है। जानते हैं राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के बारे में, तो जिसकी शुरुआत की गई थी 23 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसे 25 सितंबर 2014 को नाम परिवर्तित करके दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। तो दोस्तों ये थी मध्य प्रदेश व्यापम की 2018 के 29 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए थे उससे संबंधित प्रश्नों के संबंध में हमने जो चर्चा करी है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।